अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मोहम्मद तारिक साहब जरूर पूछें। हेलो जी जी मोहम्मद तारिक साहब बताइएगा क्या इशू है। क्वेश्चन है वो एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल में से वो लिखा है ओवर टाइम पेमेंट्स मेड टू प्रोडक्शन वर्कर आर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये फॉल्स क्यों है सर? ओवर टाइम पेमेंट्स तो हम कर रहे हैं सर प्रोडक्शन में, डायरेक्ट प्रोडक्शन तो हो ठीक है रही है। ठीक है मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तारिक साहब पहली चीज तो ये होती है कि जब हम ओवर टाइम वर्कर को देते हैं तो ओवर टाइम के अंदर जो वर्कर का बेसिक रेट होता है वो तो उसको मिल ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ एडिशनल पेमेंट भी होती है। इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, वो जो एडिशनल पेमेंट होती है उसको हम कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। अब वो जो प्रीमियम मिल रहा होता है ना वो नॉर्मली डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है सर। हेलो सर जी। वो नॉर्मल, जी नॉर्मल रेट से जो ज्यादा आपको पेमेंट हो रही होती है ना, जिसको हम फॉर एग्जांपल अगर एक वर्कर का बेसिक रेट है 10 रुपीज फॉर एग्जांपल, एक वर्कर नॉर्मली 1 घंटा काम करता है तो हम उसको 10 रुपए देते हैं। लेकिन जब वो वही काम ओवर टाइम में करता है तो फिर हम उसको 15 रुपए देते हैं। तो अब 10 वाला जो है वो तो डायरेक्ट है, लेकिन जो 5 हम उसको ऊपर जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो प्रीमियम में आ जाता है, और वो प्रीमियम नॉर्मली इनडायरेक्ट में आता है। जी तारिक साहब, इस वजह से उसको फिर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डालते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि ओवर टाइम की पेमेंट जो लेबर को हो रही है वो डायरेक्ट होती है, तो ये गलत इसी वजह से है क्योंकि जब वो ओवर टाइम पेमेंट की बात करता है तो उसमें उसके बेसिक रेट वाली पे भी आ रही होती है और प्रीमियम वाला पार्ट भी आ रहा होता है। जी तारिक साहब क्लियर है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम 19 सर। क्वेश्चन। वालेकुम हाँ सलाम। 19 में ये है कि उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और सर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी भी है, सेल्स मैनेजर की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी है, नहीं सिर्फ देखें, जो लीगल। सेल्स मैनेजर, देखिए मेरी मेरी बात सुने, सैलरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सैलरीज जो हैं वो जिस डिपार्टमेंट के लोग हों अमूमन वो उसी डिपार्टमेंट को चार्ज होती है। यानी कि अगर सेल्स मैनेजर की सैलरी है तो वो सेलिंग एक्सपेंस में आएगी। हाँ, वो उन लोगों की सैलरीज जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ना हो या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को डील करते हो, उनकी सैलरीज फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाती है। जैसे जनरल मैनेजर है कंपनी का, तो जनरल मैनेजर की जो सैलरी है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी क्योंकि जनरल मैनेजर पूरी कंपनी का जनरल मैनेजर है। जी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्राइस लिस्ट ये भी इसमें ही आएगा सेलिंग में। एक सेकंड है। ये जी हसान, ये क्वेश्चन बेसिकली तारिक साहब ने रेज किया है। ये आई थिंक आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा या फिर जो एग्जाम किट है, जो एग्जाम पैक आपने लिया था
उसमें से कोई क्वेश्चन नंबर 19 है जो ये मुझसे पूछ रहे हैं तारिक साहब। तो देखें, प्राइस लिस्ट भी जो तारिक साहब हम प्रिंट करवाते हैं उसका मकसद ये होता है सेलिंग पर्पस के लिए, तो वो भी सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। ओके हो गया तारिक साहब, आप कोई इशू तो नहीं है फर्दर? नहीं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, जैसे ये आपको मिले हुए चैप्टर वाइज, तो हर चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो वो एमसीक्यूज तो हम लोग इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस किया करेंगे। मतलब मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप कर कर आएंगे, उसको फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बाकी जो दूसरी बात है एग्जाम पैक वाली, वो आपने खुद करने हैं, लेकिन अगर उसमें किसी क्वेश्चन में कोई इशू आपको आता है तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई कर दिया करूंगा, या क्लास में उसको डिस्कस कर लिया करें, तो और भी लोगों का भला हो जाएगा। अच्छा जी, आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड है कि जी वेरिएबल कॉस्ट से ही स्टार्ट करें, तो मैं इसका थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ। हम लोग ये बात कर रहे थे, हमने कल स्टार्ट किया कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, और मैंने कल इसको स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट के बिहेवियर पर बात की कि कॉस्ट के बिहेवियर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट बिहेवियर। जब हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर तो उसका क्या मीनिंग है? कॉस्ट बिहेवियर का मतलब होता है कि जब हम अपना एक्टिविटी लेवल, जैसे कि अब आपको स्लाइड नजर आ रही होगी, तो इस स्लाइड पर है कि जब हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, तो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कुछ कॉस्ट हमारी चेंज हो रही थी टोटल में, और कुछ कॉस्ट हमारी टोटल में चेंज नहीं हो रही थी। तो ये जो चीज है कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कुछ कॉस्ट चेंज हो और कुछ कॉस्ट चेंज ना हो, ये बिहेवियर कहलाता है। ये उस कॉस्ट का क्या कहलाता है? बिहेवियर। जैसे अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो जब हम यूनिट्स चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज भी टोटल में चेंज हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, तो वो चेंज नहीं होंगी, यानी कि वो फिक्स रहेंगी। तो इसलिए हम उन्हें कह देते हैं कि ये हमारे फिक्स कॉस्ट में। तो ये दो मेनली दो बिहेवियर्स हैं, एक जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो तो टोटल में चेंज हो जाए वैल्यू, और दूसरा जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो तो वो टोटल में चेंज हो। तो ये दो बिहेवियर्स मेनली जो है वो ले जाते हैं इसके अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, और इसी की बेस पे फिर ये चार बिहेवियर्स ड्राइव होते हैं। ठीक हो गया जी यहाँ तक? अब उसमें हमने जो पहला बिहेवियर डिस्कस किया वो था वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में वेरी करती है। क्या करती है? टोटल में वेरी करती है। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में वेरी करे, कब? जब आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा हो। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में क्या हो? वेरी करे विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, उसको हम कहते हैं कि ये वेरी, लेकिन पर यूनिट में वो कांस्टेंट रहे। ऐसी कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो चेंज हो रही है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। क्या कह रहे हैं? जी, अगर आप लोग काइंडली अपनी कोई पर्सनल कन्वर्सेशंस कर रहे हैं तो फिर अपना माइक कम से कम म्यूट कर दिया करें, शुक्रिया। तो कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में वेरी करती है लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है, कब? जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा हो, तो उसको कहते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसकी एग्जांपल्स में कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी मटेरियल की, कि अगर हम एक शर्ट बनाते हैं, ठीक है, और एक शर्ट के ऊपर है वो 2 मीटर फैब्रिक लगता है,
जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। 2 मीटर फैब्रिक लगता है एक शर्ट बनाने पे और 1 मीटर का रेट क्या है 100 रुपीज। 1 मीटर का रेट क्या है 100 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शर्ट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 200 रुपीज। एक शर्ट बनाने पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 200 रुपीज। एग्री जी। तो एक शर्ट बनाने पे जो मटेरियल कॉस्ट है वो 200 रुपीज की है। अब अगर हम एक शर्ट बनाते हैं तो एक शर्ट बनाने पर हमारी 200 रुपीज की कॉस्ट लगेगी और टोटल वैल्यू भी 200 होगी। अगर हमने 5 शर्ट्स बनाई तो पर यूनिट रेट हमारा 200 है और टोटल में कितनी हो जाएगी 5 टोटल में हो जाएगी 1000। इसी तरह अगर हम 10 शर्ट्स बना रहे हैं तो एक शर्ट की कीमत 200 है तो 10 शर्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अगर हम 100 शर्ट्स बना रहे हैं और पर शर्ट जो चार्ज है वो 200 है तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 20,000। जी इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? ठीक है, अब हम इसमें बड़ा वाजे तौर पे देख सकते हैं कि हमारा एक्टिविटी लेवल तो चेंज हुआ है लेकिन और हमारी टोटल वैल्यू भी चेंज हुई है लेकिन हमारी पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं हुई। पर यूनिट में वो 200 ही रह रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर इसी तरह से एक लेबर की भी एग्जांपल मैंने दी थी। इसमें आज एग्जांपल को थोड़ा यूं कर लें कि एक कंपनी है, जैसे आप अज्यूम कर लें कि निशात का स्टिचिंग यूनिट है। तो वहां पर एक वर्कर है जिसको आप जो शर्ट की फ्रंट पॉकेट होती है पैच पॉकेट, वो अगर वो स्टिच करता है तो हम उसको 50 रुपए देते हैं। अगर वो एक पॉकेट स्टिच करेगा तो 50 रुपए मिलेंगे उसको। और अगर वो एक दिन में 5 पॉकेट स्टिच करेगा तो एक दिन की अर्निंग्स क्या हो जाएंगी 250। अगर वो एक दिन में 10 पॉकेट स्टिच करता है तो फिर उसकी एक दिन की टोटल अर्निंग्स 500 हो जाएंगी। और अगर वो एक दिन में 100 पॉकेट स्टिच करता है तो फिर उसकी एक दिन की टोटल अर्निंग्स 5,000 रुपीज हो जाएंगी। अब यहाँ पर भी इस सिनेरियो में भी आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, टोटल अमाउंट चेंज हो रही है, लेकिन आपका पर यूनिट रेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। आपका पर यूनिट रेट चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एक्टिविटी लेवल के साथ टोटल अमाउंट तो वेरी कर रही है लेकिन पर यूनिट रेट जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा। पर यूनिट रेट आपका कांस्टेंट है। तो ये भी आपका वेरिएबल है। इसी तरह से मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी रॉयल्टी की। रॉयल्टी क्या होता है कि किसी का नाम इस्तेमाल करके जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वो हमें इस तरह नहीं करने देगा जब तक कि हम उसका नाम इस्तेमाल करने के बदले में उसको कुछ पे ना करते। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, एक कंपनी है जिसकी हम लोग कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैंने KFC की एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो अब KFC बॉडी अगर हमें अलाउ करती है कि ठीक है आप हमारी एक फ्रेंचाइज ओपन कर लें, तो KFC बॉडी उसमें हमसे पर मील जो है वो हमसे एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करेगी हमें। तो वो जो उसने हमें अमाउंट चार्ज करनी है नॉमिनल अमाउंट, वो हमारी रॉयल्टी कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी? रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी होती है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये चूंकि नॉर्मली पर यूनिट वाइज चार्ज होती है तो इसलिए हम इसको वेरिएबल में कंसिडर करेंगे, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट में ट्रीट करेंगे। जी गॉट इट। इसी तरीके से अगर हम नेल्स और ग्लू की बात कर लें, अगर हम फॉर एग्जांपल टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाने में नेल्स का इस्तेमाल होता है, ग्लू का इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये प्रोडक्शन ओवरहेड है नेल्स और ग्लू। हम जितनी ज्यादा चेयर्स वगैरह बनाएंगे, जितनी ज्यादा टेबल्स बनाएंगे, उतनी ज्यादा नेल्स और ग्लू का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो ज़ाहिर है जब नेल्स और ग्लू का यूजेज बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी कुछ आपके वेरिएबल होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्ज हो रही है पर यूनिट के लिहाज से कि जी अगर आप एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 रुपीज आपको मिलेंगे, तो अगर आप 2 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20, 3 करेंगे तो 30, 4 करेंगे तो 40, 5 करेंगे तो 50, 6 करेंगे तो 60, 7 करेंगे तो 70, 8 करेंगे तो 80। इस तरह अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्ज हो रही है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी वेरिएबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपको वेरिएबल कॉस्ट चार्ज किस तरीके से कर रहा है।
ये चीज इसमें मैटर करती है कि वो आपको वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ये देखें, हमने इसमें बिहेवियर नोट किया टोटल में, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। यही बिहेवियर हम इसकी टोटल कॉस्ट में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारी कॉस्ट में भी इंक्रीज आता जा रहा है। यानी कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। हमारा एक्टिविटी लेवल मजीद इंक्रीज होगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अप ये स्लोप शेप में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है। तो लाइन जो है वो फिर एग्जैक्टली उसके जो है वो क्या कहना चाहिए 45 के एंगल पे जो है वो ये ड्रॉ होती है और इस तरह से स्लोप बनती है अपवर्ड साइड पे। अब अगर इसका पर यूनिट ग्राफ बनाते हैं तो पर यूनिट के अंदर तो हमने अभी डिस्कस किया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम 1 यूनिट बनाएं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगी। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? यस क्लियर। जी, अब वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? गुड हो गया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, जैसे कि अब ये देखो ना, नाम से जाहिर है कि फिक्स, ठीक है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये बेसिकली क्या है? फिक्स इन टोटल, यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि टोटल में क्या रहती है? फिक्स रहती है। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि टोटल में क्या रहती है? फिक्स रहती है। एक ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में क्या रहे? फिक्स रहे, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। ये हमारी कॉस्ट टोटल में क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो इस मुनासिबत से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में फिक्स रहे, फिक्स इन टोटल एंड चेंजेस इन पर यूनिट। टोटल में तो फिक्स रहती है लेकिन पर यूनिट में चेंज होती है। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो फिक्स है। अब देखें, टोटल बिहेवियर क्या है? फिक्स, लेकिन पर यूनिट बिहेवियर में क्या है? चेंज हो रही है। ठीक है, कब? when activity level changes, यानी कि जब आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा हो तो फिर ये चीज होगी। when activity level changes, तो टोटल में फिक्स लेकिन पर यूनिट में चेंज होगा। तो जब आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट, जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है, जैसे रेंट है, सैलरी है, ठीक है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है। तो ये सारी इसकी फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। एग्री स्टूडेंट्स? मतलब अब देखो, इनकी अगर डेफिनेशन किसी के ज़हन में मिक्स होने का अगर आपको लगता है कि जी इसकी डेफिनेशन मिक्स हो रही है हमारे ज़हन में, तो इसको हैंडल करने का बेस्ट वे क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट, देखो टोटल का बिहेवियर याद रख लो, वेरीज इन टोटल,
वेरी से वेरिएबल, जो कॉस्ट टोटल में वेरी करती है वो वेरिएबल है, जो कॉस्ट टोटल में वेरी करती है वो वेरिएबल है, और जो कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है वो फिक्स कॉस्ट है। जो कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है वो फिक्स कॉस्ट है। अब इसमें अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आऊं तो नॉर्मली जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो वेरिएबल होती हैं। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट are found in production and non-production यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है ये ज्यादातर आपको प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मिलेंगी। फिक्स कॉस्ट आपको ज्यादातर किस में मिलेंगी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, क्योंकि ज्यादातर जो कॉस्ट होती इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो बाय बिहेवियर फिक्स होती हैं। जैसे सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वर्कर्स को सैलरीज ज्यादातर मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्शन वर्कर को कभी सैलरी नहीं मिलेगी, उसको आप पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। वजह उसकी ये है कि अगर हम उसको एक फिक्स सैलरी देना शुरू कर देंगे तो वो तो फिर रिलैक्स हो जाएगा, वो तो काम ही नहीं करेगा। ये ठीक है जी, मुझे तो 1 महीने की फिक्स तनख्वाह मिल जानी है, काम हो ना हो मेरी बला से, मुझे क्या लेना देना। तो वो फिर एक ये कॉन्सेप्ट कह लें या एक ये एटीट्यूड जो है वो बिल्ट हो जाता है, जो कि गलत बात है। तो इसलिए जितने भी कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं उन्हें कंपनी कभी भी फिक्स सैलरी पे नहीं रखती, उन्हें इसी तरीके से पेमेंट की जाती है पर यूनिट के हिसाब से। जैसे भी मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि अगर एक वर्कर है, प्रोडक्शन वर्कर है, जिसका काम है कि वो शर्ट्स की फ्रंट पॉकेट जो है वो स्टिच करता है, तो कंपनी उसको पे करती है कि जी एक पॉकेट सियोगे तो 50 रुपए, 2 सियोगे तो 100 रुपए, 3 सियोगे तो 150, 4 सियोगे तो 200 रुपया, इस तरह। तो अब जिस वर्कर को पर यूनिट वाइज पेमेंट हो रही है तो उसको तो लालच होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, अपना वक्त इधर उधर की चीजों में ना जाया करूं, तो इसलिए वो फिर कोशिश करता है कि वो काम करे। इसलिए कंपनीज में जो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं उन्हें पर यूनिट वाइज पेमेंट नॉर्मली की जाती है। लेकिन जो हमारे सैलरीड पर्संस होते हैं ये नॉर्मली इनडायरेक्ट वर्कर्स में से होते हैं, और ज्यादातर इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय बिहेवियर क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी, और डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली बाय बिहेवियर क्या होंगी? वेरिएबल। लेकिन अब ये कहना कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, गलत है, ठीक है। कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी वेरिएबल हो सकते हैं। अब फिक्स कॉस्ट की अगर मैं एग्जांपल्स की तरफ आऊं तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है रेंट, बिल्डिंग का रेंट, स्टोर रूम का रेंट, किसी भी चीज का रेंट है वो फिक्स है। सैलरीज फिक्स होती हैं, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। एक होती है जी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सब लोगों को पता है, कोई ऐसा जिसको डेप्रिसिएशन का ना पता हो? डेप्रिसिएशन होती है नॉन करंट एसेट्स की, यानी कि जैसे जैसे हम अपने फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स, जैसे गाड़ी है, कोई बिल्डिंग है, कोई ठीक है, या कोई मशीनरी है, ठीक है, कोई व्हीकल है, उसको हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। तो वो जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये एसेट जो है ये डेप्रिशिएट हो रहा है। हम उसको कहते हैं कि ये एसेट क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपने लेट सपोज 30,000 का मोबाइल फोन खरीदा। अब आप जैसे जैसे मोबाइल फोन यूज करते जाएंगे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, तो वो जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है उसको हम कहते हैं कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। वो जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है हम उसको क्या कहते हैं कि ये मोबाइल डेप्रिशिएट हो रहा है। जी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, क्योंकि लैंड एप्रिशिएट होती है नॉर्मली। लैंड जो है वो नॉर्मली क्या होती है? एप्रिशिएट होती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती। यानी कि लैंड की कीमत में अमूमन जो है वो इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए लैंड के अलावा बाकी जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन की जाती होती है, वो डेप्रिशिएट होते हैं।
ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का मोबाइल खरीदा। अब मैं कहता हूं कि जी अमूमन एक मोबाइल की जो यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30,000 रुपीज का जो मोबाइल आपने लिया है, अगर इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, इट मींस कि एक साल की के अंदर इसकी वैल्यू 6,000 रुपए से डिक्रीज होती है। यानी कि एनुअली इस मोबाइल की वैल्यू एक रफ आइडिया के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 5,000 रुपीज से डिक्रीज आ जाता है। इसकी वैल्यू में हर साल 5,000 रुपीज से क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। हर साल इसकी वैल्यू में 5,000 रुपीज से क्या आ जाता है? 6,000 रुपीज से क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। तो ये जो 6,000 रुपीज से हर साल जो डिक्रीज आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। हर साल इसकी वैल्यू 6,000 से डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये अब हर साल 6,000 होगी, तो इसका मतलब है कि ये फिक्स अमाउंट है, हर साल 6,000 की हो रही है, तो ये डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में है। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? अब जरा यहां देखें, अगर मैं रेंट की एग्जांपल ले लूं, फर्ज करें कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं, आपने एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है और आप उस फ्लैट का जो रेंट है वो 10,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। अब फर्ज करें कि आप अगर उसमें अकेले रह रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट, एक पर्सन रहता है, तो पर पर्सन रेंट क्या बनेगा? यानी कि पर यूनिट रेंट क्या बनेगा? 10,000 रुपीज पर यूनिट। रेंट पर यूनिट क्या बनेगा? 10,000 रुपीज पर यूनिट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये फ्लैट तो काफी बड़ा है, तो एक अपने साथ एक और दोस्त को अकोमोडेट कर लिया जाए, यानी कि 2 लोग अगर हो जाएं, तो रेंट पर पर्सन क्या बन जाएगा? 5,000 पर यूनिट। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें और भी गुंजाइश है, आपने 4 लोग उसमें रख लिए, तो अब इसका मतलब टोटल में रेंट तो 10,000 ही है, लेकिन पर पर्सन अब रेंट क्या बन जाएगा? 2,500। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये हमारी क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये नीचे हमारा एक्टिविटी लेवल है और ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट है। अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारी टोटल वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हमारी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। फिर अगर हमारा एक्टिविटी लेवल मजीद बढ़ता है तो हमारी टोटल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यही डिस्क्रिप्शन हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होगा, अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होगा, तो एक्टिविटी लेवल चेंज होने से टोटल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन पर यूनिट में चेंज आ रहा है। पर यूनिट में वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। टोटल में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पर यूनिट में चेंज आ रहा है। पर यूनिट में क्या चेंज आ रहा है? कि पर यूनिट वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जी, गॉट इट? तो यही उसकी डिस्क्रिप्शन थी कि ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो फिक्स रहे, लेकिन पर यूनिट में चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट। अब एक्टिविटी लेवल आपके पास क्या है? 100, 200, 300, ये आपका यूनिट्स में। और ये फर्ज करें कि जी बिल्डिंग का रेंट है 10,000 जो आप पे कर रहे हैं। अब देखो, आप वहां पे 1 यूनिट बनाओ उस बिल्डिंग के अंदर,
10 बनाओ, 100 बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, रेंट उसका फिक्स है, रेंट उसका 10,000 ही रहेगा। रेंट में किसी किस्म का कोई इंक्रीज नहीं आएगा। यानी कि अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ भी रहा है तो हमारी कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं आ रहा, टोटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ भी रहा है, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज भी हो रहा है, तो एक्टिविटी लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए टोटल में वो फिक्स है। अब अगर हम एक्टिविटी लेवल की बात करें, अब पर यूनिट में क्या हो रहा है, हम ऊपर इसका जो ट्रेंड देख रहे थे उसमें ट्रेंड में ये आ रहा था कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसमें इनिशियली ये डिक्रीज साइड पे। अच्छा, अब अगर हम पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज को तो हम यूं भी शो कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन लगा के भी, लेकिन हमने इसको शो किया कर्व शेप में। हमने इसको शो किया किसमें, कर्व शेप के अंदर हमने इसको शो किया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि फिक्स कॉस्ट अगर हमारी पर यूनिट डिक्रीज होती है तो वो स्लोप शेप में भी तो डिक्रीज हो सकती है ना। लेकिन जो हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट का, वो हम कर्व शेप में शो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फिक्स कॉस्ट जो है fixed cost decreases in per unit with declining rate. Fixed cost per unit decreases with declining rate. Declining rate का मतलब ये है कि अगर जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रॉ कर दी थी कि जी ये भी तो डिक्रीज को शो कर रही है, लेकिन ये जो अगर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की जाए डाउनवर्ड साइड पे तो इसका मतलब ये होगा कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, जबकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट तो डिक्लाइनिंग रेट से डिक्रीज होती है। जैसे अब अगर आप यहां पर देखें, ये 100, यहाँ पे आपका 100 एक्टिविटी लेवल अचीव होता है इस पॉइंट, यहाँ पे आपका 100 वाला एक्टिविटी लेवल अचीव हो जाता है। अब यहां से देखें यहां तक कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी कि फर्स्ट 100 में इतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज आया। अब जो सेकंड 100 है, जो सेकंड 100 है 100 से 200, इस रेंज में सिर्फ इतनी फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई है। यानी कि अब देखें ना गैप तो उतना ही है, 0 से 100 तक भी 100 यूनिट्स बनते हैं, 100 से 200 तक भी 100 यूनिट्स ही बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो इनिशियल 100 यूनिट्स हैं उसमें हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत तेजी से नीचे आई है, लेकिन उससे नेक्स्ट जो 100 यूनिट्स हैं उसमें भी वो हो तो डिक्रीज रही है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट से डिक्रीज कर रही, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं कर रही, डिक्लाइनिंग रेट से डिक्रीज कर रही। जी, इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो? तो इसलिए इसके ग्राफ में कर्व बनता है। देखो मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपने एक वाटरमेलन लिया, खाना खाने आप खाने लगे, आपका दिल चाह रहा को फ्रूट खाने को, आपने एक वाटरमेलन ले लिया, ठीक है। अब
आपने बड़ा एहतमाम किया कि जी वाटरमेलन खाता हूं, अब आप अकेले खाने बैठे, तो इसका मतलब पूरा का पूरा वाटरमेलन आपके हिस्से में आ जाएगा, कंप्लीट वाटरमेलन आपके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब आप उसको खाने लगे तो जनाब आपकी बाहर बेल बजी, ठीक है, और आपका दोस्त आ गया। अब क्या होगा, अब वाटरमेलन सारा आप नहीं खाएंगे, अब आप कुछ उसको भी देंगे, तो क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे, हाफ उसके आगे रख देंगे, हाफ खुद खाएंगे। तो इसका मतलब पहले जो एक पूरी चीज आपने खुद खानी थी वो अब आपको हाफ मिली है, तो पहला कट हाफ पे आ गया। अब अगर खाने वाले लोग बढ़ते जाएंगे तो पर पर्सन जो उस वाटरमेलन का शेयर है वो कम होता जाएगा, लेकिन वो जो उसका शेयर जो डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, डिक्लाइनिंग रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। यस और नो? देखें, पहले आप खुद खा रहे थे, दोस्त आया तो क्या हुआ, हाफ हो गया, तो पहला डिक्रीज बिल्कुल हाफ पे 50% डिक्रीज कर गई वैल्यू। अब अगर खाने वाले दो लोग और आ जाएं, दो दोस्त और भी आ जाएं, तो क्या होगा, अब पहले आपको हाफ हाफ आ रहा था, अब आपको क्वार्टर क्वार्टर आएगा, यानी कि 25% आएगा। तो पहला डिक्रीज हाफ पे, दूसरा डिक्रीज 25% से। इनिशियली फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, उसके बाद भी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, लेकिन वो उसके डिक्रीज होने की जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं रहती, वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इसमें अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रही, ये डिक्लाइनिंग रेट से डिक्रीज हो रही। Is it clear or not? Yes or no? जाहिद साहब आप गाड़ी तो सीधी चला रहे हैं ना? हाँ जी, ओके हो गया? यस सर, यस। पक्का फिक्स कॉस्ट क्लियर है सबको? अच्छा, अच्छा, अब ये होगी फिक्स कॉस्ट। अब हमने दो कॉस्ट डिस्कस की हैं, एक वेरिएबल है और दूसरी फिक्स है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको ये दोनों वेरिएबल, इन दोनों कॉस्ट की अगर डेफिनेशंस मिक्स हो जाएं आपके, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए आप टोटल का बिहेवियर अपने ज़हन में रखें। अगर आपको टोटल का बिहेवियर ज़हन में रहेगा तो आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रहेगी। अगर कोई कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, यानी कि टोटल में वेरी करती है, तो टोटल में वेरी करती है तो वेरी से वेरिएबल, ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में वेरी करती है, ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में वेरी करती है, तो जो कॉस्ट टोटल में वेरी करती है वेरी से वेरिएबल बन गई, और जो कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है वो फिक्स से फिक्स कॉस्ट बन गई। यानी कि टोटल का बिहेवियर अगर आप याद कर लें तो इनकी डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो सकती है। हम कहते हैं कि जी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि टोटल में वेरी करती है, और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स रहती है। अब जो बिहेवियर इनका टोटल में है उससे ऑपोजिट इनका पर यूनिट में है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में नहीं होती। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है लेकिन पर यूनिट में चेंज होती है। जी एग्जैक्टली आसान, टोटल में अगर चेंज हो रही है तो वेरिएबल, टोटल में सेम रह रही है फिक्स कॉस्ट। डन हो गया जी? सही, पर यूनिट में आपने जो दिया है एग्जांपल सर। हेलो, मैंने ये कहा कि आप टोटल का बिहेवियर याद कर लेना, तो पर यूनिट वाला उससे ऑपोजिट है। यानी कि जिस तरह वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरी करती है लेकिन पर यूनिट में वेरी नहीं करती, पर यूनिट में वो सेम रहती है। तो जो टोटल में वेरी करती है वो वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का बिहेवियर तो ये है ना कि टोटल में वेरी करेगी, तो जो कॉस्ट टोटल में वेरी कर रही है वो पर यूनिट में कांस्टेंट है। सर ये जो सेकंड एग्जांपल आपने समझाई है पर यूनिट वाली, ये फिक्स्ड की है या फिक्स्ड की सिंबल है, फिक्स कॉस्ट की सिंबल है, तो इसमें जो ये जो टोटल सामने कॉस्ट है लिखी हुई वो है तो, रेंट वाली,
हाँ जी सामने जो लिखी हुई है पर यूनिट वाली, इसमें हाँ जी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट कॉस्ट तो एग्जांपल है। इसमें जैसे दूसरी में पर यूनिट में तो फिक्स्ड कॉस्ट तो इसमें कोई नहीं, सिर्फ आपने यूनिट बताए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो इसमें वेरी नहीं कर रही सर। जी मैंने भी यही कहा कि टोटल में वेरी नहीं करेगी लेकिन पर यूनिट में चेंज होगी। देखिए ना, आपने रेंट लिया था 10,000 और अगर आप उसमें एक यूनिट बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा रेंट उसी यूनिट पे चार्ज हो जाएगा, $10,000 पर यूनिट। लेकिन अगर आप 2 यूनिट्स बनाते हैं तो वो रेंट फिर 2 यूनिट्स पे डिवाइड हो जाएगा, ₹5,000 पर यूनिट। अगर 4 यूनिट्स बनाएंगे तो 10,000, टोटल रेंट 10,000 ही है, डिवाइड बाय 4 यूनिट्स, तो वो कितना बन जाएगा, ₹2,500 पर यूनिट। पर यूनिट में चेंज आ रहा है लेकिन टोटल में चेंज नहीं आ रहा। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? जी ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करूं? अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स, जब हम ये कहते हैं कि जी फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगी, तो वो फिक्स रहेगी एक सर्टेन लेवल तक। ये नहीं होगा कि अब वो क़यामत तक फिक्स ही रहेगी। मतलब फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। नहीं तारिक, मुझे आपकी ना बात ही समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, जहाँ पर यूनिट है 50, 100, 150 और एक्टिविटी लेवल है 100, 200, 300, इसमें मुझे फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैं उसलिए कह रहा हूँ ये कर्व जहाँ पर बनी आप हुई है ग्राफ की इसमें बात कर थोड़ा रहे हो? हाँ जी ग्राफ की बात कर रहा हूँ नहीं, सर। ग्राफ देखें, ग्राफ में तो तारिक पर यूनिट में तो चेंज होना है ना, जी पर सर यूनिट ठीक है। में तो चेंज होगा। ठीक है, ये देखें ऊपर जो पर्पल में जो लिखी हुई है ना एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका ये एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी कॉस्ट पर ठीक है यूनिट सर। डिक्रीज हो रही है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या ठीक हो है रही सर। है, डिक्रीज हो रही है। तो यही चीज हम इस ग्राफ में शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, ये साइड एरो का मतलब है कि इजाफा हो रहा है, 100, 200, 300 इस तरह, तो हमारी फिक्स हाँ जी कॉस्ट पर ठीक यूनिट है में सर समझ डिक्रीज आ गई। आता जा रहा है। ठीक है सर समझ आ गई सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? जी सर। वो आप बार बार एग्जाम्पल कह रहे थे इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा था। चलिए इट्स ओके, अब क्लियर हो गया। अब है जी स्टेप फिक्स कॉस्ट। हम कहते हैं कि कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या है कि जो टोटल में फिक्स रहती है, लेकिन वो टोटल में फिक्स तो रहेगी लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अब ये नहीं होगा कि आप क़यामत तक ही फिक्स रखेंगे उसको, एक सर्टेन लिमिट तक वो फिक्स रहेगी। जैसे ही वो लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो फिर वो फिक्स नहीं रहेगी, फिर वो स्टेप फिक्स बन जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें कोड करता हूं। एक एग्जांपल है जी, जैसे ये पहली एग्जांपल ही ले लें, स्टोर रेंट की। अब अभी हमने डिस्कस किया कि रेंट फिक्स कॉस्ट है। अभी हमने डिस्कस किया कि रेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि रेंट क्या चीज है, रेंट फिक्स कॉस्ट है। अब अगर एक स्टोर रूम रेंट पे ले लिया और उस स्टोर का रेंट हम दे रहे हैं 5,000 पर मंथ, लेकिन उस स्टोर की अपनी कैपेसिटी भी तो होगी ना, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो स्टोर कर सकता है। अब स्टोर का रेंट 5,000 रुपीज फिक्स है पर मंथ, ठीक है, लेकिन इस स्टोर की अपनी कोई कैपेसिटी भी तो है ना, कोई लिमिट भी तो है ना, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ये स्टोर कर सकता है। फर्ज करें कि इस स्टोर में मैक्सिमम 100 यूनिट्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं, 100 यूनिट सिर्फ इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं।
फर्ज करें इसके अंदर सिर्फ कितने यूनिट स्टोर हो सकते हैं? 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं। अब अगर मैं इस स्टोर रूम में 20 यूनिट्स रखूं तो रेंट कितना होगा? यानी कि स्टोर में कैपेसिटी 100 यूनिट्स रखने की है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी क्वांटिटी रख सकता हूं। लेकिन अगर मैं स्टोर में 20 यूनिट स्टोर करूं तो रेंट कितना होगा? टोटल रेंट 5000 ही देगा, यानी कि रेंट चेंज नहीं होगा। अगर मैं 50 यूनिट स्टोर में रखूं तो तब भी रेंट 5000 रहेगा। अगर मैं 100 यूनिट स्टोर कर दूं तो तब भी रेंट 5000 ही रहेगा। मतलब ये है कि इस रेंज के अंदर अगर मेरी कोई भी क्वांटिटी में स्टोर करूंगा तो मेरा रेंट 5000 रहेगा, यानी कि रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 100 से एक्सीड कर जाती है, अगर मेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 100 से एक्सीड कर जाती है तो इसका मतलब है कि फिर ये स्टोर रूम मेरे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। ये स्टोर रूम मेरे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, मुझे एक और स्टोर रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। यानी कि ये स्टोर रूम भी मेरे पास रहेगा और मैं एक और स्टोर रूम रेंट पे लूंगा। अब ये वाला स्टोर रूम, इसका रेंट हम दे रहे हैं कितना? 5000 पर मंथ, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1 से 100 यूनिट्स। और हमने एक और स्टोर रूम रेंट पे ले लिया। फर्ज करें, लेट सपोज के जो हमने नया स्टोर रूम रेंट पे लिया है उसकी कॉस्ट है 4000। हमें नया स्टोर रूम कितने में मिला है? 4000 रुपीज में पर मंथ। और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अज्यूम कर लेते हैं कि 100 यूनिट्स ही, यानी कि उसके अंदर भी 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं। इट मींस कि अब मेरा जो रेंट है वो टोटल कितना हो गया है? 9000। और लेकिन मेरी अब स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज रेंज कितनी हो गई है? 200 यूनिट्स। क्लियर हो गया? यानी कि पहले हमारे पास एक स्टोर रूम था जिसका हम रेंट दे रहे थे 5000, लेकिन उस स्टोर में मैक्सिमम कितने यूनिट स्टोर हो सकते थे? 100 तक। अब जब तक तो हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 100 के अंदर अंदर थी तो तब तक तो वो एक स्टोर ही काफी था। लेकिन जैसी हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो वो स्टोर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहा, तो हमने एक और स्टोर रूम रेंट पे ले लिया। अब वो जो एक और स्टोर रूम हमने रेंट पे लिया है, फर्ज करो उसकी कैपेसिटी भी 100 यूनिट स्टोर करने की, यानी कि उसके अंदर भी 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं, 100 यूनिट्स उसके अंदर भी स्टोर किए जा सकते हैं। उसके अंदर कितने यूनिट स्टोर किए जा सकते हैं? 100 यूनिट्स। लेकिन उसका जो रेंट है वो 4000 है। उसका रेंट कितना है? 4000 रुपीज का रेंट कितना है? 4000 रुपीज। तो अब ये 2 स्टोर रूम मेरे पास हो गए, तो इसका मतलब अब मेरी रेंट कॉस्ट बन गई है 9000, जो पहले कभी 5000 थी। वो चूंकि हमने लिमिट क्रॉस की फिक्स कॉस्ट की, यानी कि स्टोरेज की कैपेसिटी जैसी हमने लिमिट क्रॉस की तो हमारी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आया और वो इंक्रीज होके 9000 होगी। अब ये 9000 रहेगी जब तक हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 200 से एक्सीड नहीं करते, यानी कि जब तक मेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 200 के अंदर अंदर है, जब तक मेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 200 के अंदर अंदर है, तो मेरी जो रेंट कॉस्ट है वो 9000 रुपीज ही रहे। जब तक मेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 200 यूनिट्स है तो मेरी रेंट की कॉस्ट जो है वो 9000 रुपीज पर मंथ रहेगी। हमें हमारा बिजनेस बड़ा ग्रो कर रहा है, हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 200 से भी एक्सीड कर गई, यानी कि अब हमें 200 से ज्यादा यूनिट स्टोर करने। तो एक पहली बात तो ये कि जो ये 2 स्टोर रूम्स हैं ये तो आपके पास एज इट इज रेंट पे मौजूद हैं। एक आपके पास 5000 का जो आपने लिया हुआ था पर मंथ पे,
जिसकी कैपेसिटी 1 से 100 तक यूनिट स्टोर करने की थी, वो आपके पास अभी भी है। फिर आपने एक और स्टोर रूम रेंट पे ले लिया और उसका आप रेंट पे कर रहे हैं 4000 यूनिट्स पर मंथ, सॉरी 4000 रुपीज पर मंथ, और इसकी कैपेसिटी भी 100 यूनिट्स की। लेकिन जैसे ही हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट 100 से एक्सीड की तो हमने एक और स्टोर रूम रेंट पे लिया। उस स्टोर का जो रेंट है वो 3000 रुपया। स्टोर का रेंट क्या है? 3000 रुपीज पर मंथ, और उसके अंदर 80 यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट इंक्रीज करे तो वो हमेशा सेम उसी से इंक्रीज करे, वेरी कर सकती है अमाउंट भी और रेंज भी। अब देखो, अब 3 स्टोर रूम आपके पास आ गए। अब आपकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो बन गई है 12,000 रुपीज पर मंथ, और आपकी स्टोरेज रेंज बन गई है 1 से लेकर 280 तक यूनिट्स आप स्टोर कर सकते, और इसी तरह ये ऑनगोइंग आगे चलता रहेगा। क्लियर हुआ? तो अब जब तक हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इस रेंज के अंदर रहती है, जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, हमारी कॉस्ट ये 9000 रहेगी। जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, हमारी कॉस्ट 5000 रुपीज रहेगी। जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तो हमारी कॉस्ट 12,000 रुपीज रहेगी। जब तक हम रेंज क्रॉस नहीं करते, कॉस्ट फिक्स है। लेकिन जैसे ही हम रेंज क्रॉस करेंगे तो वो कॉस्ट फिक्स नहीं रहेगी, वो फिर बन जाएगी स्टेप फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या बन जाएगी? स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। जब तक तो हम लिमिट के अंदर, जब तक हम उस रेंज के अंदर हैं, तो कॉस्ट हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही हमने वो रेंज क्रॉस की तो वो हमारी क्या बन जाएगी? स्टेप फिक्स कॉस्ट। जी, अब आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? अब स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट एक सर्टेन ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में फिक्स रहती है एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में क्या रहती है? फिक्स रहती है। उसके बाद क्या होता है? वो बढ़ती है, बढ़ने के बाद दोबारा फिर फिक्स हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर दोबारा फिक्स हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर दोबारा फिक्स हो जाती है। यानी कि कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स है, बढ़ी, बढ़ने के बाद फिर फिक्स, फिर बढ़ी, फिर फिक्स, फिर बढ़ी, फिर फिक्स। एक सर्टेन लेवल तक फिक्स, इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर इंक्रीज, फिर फिक्स। अगर हम इस तरीके से हमारी कोई कॉस्ट लग रही है तो हम उसको कहते हैं कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। एक सर्टेन लेवल तक फिक्स, इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर इंक्रीज, फिर फिक्स। लेकिन इसमें ये बात याद रखें, नहीं, मैं आसान यही बात कहने लगा हूं, ये चीज ज़हन में रहे कि ये टोटल में फिक्स रह रही है। यानी कि ये कॉस्ट टोटल में फिक्स रह रही है, पर यूनिट की नहीं मैं बात कर रहा। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में फिक्स रहे, अ कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड इन टोटल, a cost that is fixed in total. A cost that is fixed in total for a certain level of activity, एक certain level तक फिक्स रहती है, फिर बढ़ती है और फिर दोबारा फिक्स हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर दोबारा फिक्स हो जाती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट। टोटल में बात हो रही है, पर यूनिट में नहीं। पर यूनिट में ये बिहेवियर नहीं है, ये टोटल में ये बिहेवियर है इसका।
जी क्लियर है? Yes, sir. देखें, अब आप में से किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि बिजली के यूनिट रेट भी तो ऐसे ही होते हैं कि इतने से इतने तक यूनिट्स तक जो है वो पर यूनिट रेट ये है, इससे ज्यादा अगर बढ़ गया तो फिर ये यूनिट रेट हो जाएगा, फिर बढ़ गया तो फिर ये यूनिट रेट हो जाएगा। वो पर यूनिट में है, वो इसमें नहीं आता। ये बात याद रखें कि टोटल में वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू टोटल में फिक्स है, पर यूनिट में नहीं बात हो रही, टोटल में बात हो रही है। जी ओके हो गया? किसी को स्टिल इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है ट्रैफिक कॉस्ट में? अब सुपरवाइजर वाली एग्जांपल ले लें। अगर हम ये कहें कि अब सुपरवाइजर की सैलरी, हमने अभी पढ़ा कि सैलरी फिक्स होती है, सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। अब लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक सुपरवाइजर, वन सुपरवाइजर फॉर एवरी 10 वर्कर्स, अगर ये कहा जाए कि वन सुपरवाइजर फॉर एवरी 10 वर्कर्स, यानी कि हर 10 वर्कर्स के लिए आपको एक सुपरवाइजर रिक्वायर्ड हो। अब एक सुपरवाइजर अब अगर एक सुपरवाइजर है और टोटल में, अगर एक सुपरवाइजर है रेंज 1 से 10 तक, तो फर्ज करें कि हम एक सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं 5,000, तो सुपरवाइजर जो है काफी, यानी कि अगर आपके पास से लेकर 10 तक वर्कर्स हैं, आपके पास 1 से लेकर 10 तक वर्कर्स हैं, एक वर्कर हो, 2 हो, 10 हो, ठीक है, जब तक 10 से ऊपर नहीं जाएंगे एक ही सुपरवाइजर है और आपकी सैलरी भी 5,000 रहेगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स 10 से एक्सीड कर जाते हैं तो फिर आपको 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास जो वर्कर्स हैं, जी आसान, अब आपको बात क्लियर है? अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आपके 10 से एक्सीड कर जाते हैं तो आपको फिर 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। अब 2 सुपरवाइजर का मतलब है कि अब आपके पास रेंज 20 नंबर ऑफ वर्कर्स तक हो गई, और अब आपका सैलरी एक्सपेंस 10,000 हो गया। फर्ज करें कि दूसरे सुपरवाइजर को भी आप जो है वो 10,000 ही पे कर रहे हैं सैलरी। अब इसी तरीके से अगर आपकी नंबर ऑफ वर्कर्स की जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो 20 से एक्सीड कर जाए तो उसका मतलब है कि अब आपको एक और सुपरवाइजर की जरूरत है। तो 1 से लेके 20 तक एक और सुपरवाइजर, आपने 1 से लेके 30 तक आपने एक और सुपरवाइजर हायर कर लिया, और अब आपका जो सैलरी एक्सपेंस है वो आपका 14,000 हो गया। एक सेकंड ठहरिएगा। हेलो, तो अब 1 से 30 तक अगर वर्कर्स, यानी कि अगर 20 से आपके नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करते हैं तो हमें एक और तीसरा सुपरवाइजर चाहिए हो, तो जाहिर है आपका सैलरी एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। फर्ज करें कि जो तीसरा सुपरवाइजर है आप उसको 4,000 पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं। तीसरे सुपरवाइजर को आप कितना पे कर रहे हैं? 4,000 पर मंथ। तो पहले जब एक सुपरवाइजर था तब सैलरी एक्सपेंस 5,000 था, दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स 10 से एक्सीड किए तो अब आपके पास जो है नंबर ऑफ वर्कर्स की रेंज होगी 1 से 20 तक, और सैलरी एक्सपेंस आपका हो गया 10,000।
अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 20 से भी एक्सीड करते हैं तो अब आपकी रेंज 1 से 30 तक चलेगी और सैलरी एक्सपेंस आपका 14,000 हो गया। अब जब तक आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 21 से 30 के दरमियान है तो आपका सैलरी एक्सपेंस 14,000 रहेगा, 14,000 से एक्सीड नहीं करेगा। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? Same scenario with the tire replacement cost. टायर रिप्लेसमेंट, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो एक सर्टेन किलोमीटर तक चलते हैं। गाड़ी के जो टायर्स हैं वो एक सर्टेन किलोमीटर तक चलते हैं और सर्टेन किलोमीटर्स के बाद आपको गाड़ी के टायर्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो जब आप सर्टेन किलोमीटर्स के बाद गाड़ी के टायर्स रिप्लेस करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हर स्पेसिफिक किलोमीटर के बाद आपको टायर रिप्लेस करने पड़ते हैं। फर्ज करो कि हर 5,000 किलोमीटर्स के बाद, हर 5,000 किलोमीटर के बाद आप अगर आपको टायर रिप्लेस करना पड़े, चेंज करना पड़े, नया लगवाना पड़े, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5,000 किलोमीटर जो है ये एक रेलेवेंट रेंज है। 1 से लेके 5,000 तक ये क्या है? एक रेलेवेंट रेंज है। जब तक हम इसके अंदर हैं तो हमारी कॉस्ट फिक्स है। जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है? फिक्स है। जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है? फिक्स। लेकिन जैसे ही हमारे 5,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो हमें एक और क्या करना पड़ेगा? जैसे ही हमारे 5,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो हमें एक और जो है वो एक उसके टायर्स जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। हमें उसके टायर्स क्या करने पड़ेंगे? रिप्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि नए लगाने पड़ेंगे। अब जो नए टायर्स हम लगाएंगे वो नए टायर्स भी हमारे मैक्सिमम 5,000 किलोमीटर निकालेंगे। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट 5,000 किलोमीटर पूरे होंगे फिर उसके बाद हमें फिर से टायर्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो ये भी एक आपकी कार की, गाड़ी की ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल है। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आएगी। ये आपकी गाड़ी की ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगी और ये किस में आएगी? स्टेप फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आएगी। जैसे बाइक में ऑयल चेंज कॉस्ट होती है, 700 या 800 किलोमीटर के बाद आपको बाइक का ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। तो आप अप्रोक्सीमेट लगा लें 400 या 500 रुपया आपका हर 800 किलोमीटर के बाद आपको लगाना पड़ता है। यानी कि जैसे ही आपकी बाइक के 800 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं आपको 500 की ऑयल चेंज कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो ये बाइक की रनिंग कॉस्ट में शामिल है। ये चीज बाइक की रनिंग कॉस्ट में शामिल है। ये बाइक की क्या आएगी? रनिंग कॉस्ट में शामिल होगी। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। साल के बाद आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं सैलरीज में, तो साल के बाद जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है दैट इज आल्सो अ स्टेप फिक्स कॉस्ट। साल के बाद जो सैलरी में इंक्रीज आता है वो भी क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि पूरा साल आपकी सैलरी फिक्स रहती है। जैसे साल कंप्लीट हुआ उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद दोबारा फिर फिक्स हो जाए। यानी कि स्टेप फिक्स कॉस्ट के लिए ये चीज जरूरी है कि पहले वो फिक्स थी, बढ़ी, बढ़ने के बाद दोबारा फिर फिक्स हुई है, फिर एक स्पेसिफिक पीरियड तक वो फिक्स रही है, फिर बढ़ी है, फिर दोबारा फिक्स हो गई है, फिर बढ़ी है, फिर फिक्स हो गई है। अगर इस तरीके से आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट लग रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये इस तरीके से अगर आपकी जो है वो कॉस्ट लग रही तो हम उसको कहेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट पहले फिक्स, बढ़ी, फिर फिक्स, फिर बढ़ी, फिर फिक्स। अब ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब ग्राफ अगेन वही बात है कि कोई भी कॉस्ट हो तो उसके बिहेवियर्स तो दो हैं। कोई भी कॉस्ट है उसके दो बिहेवियर्स हैं, एक उसका टोटल में बिहेवियर है और दूसरा उसका पर यूनिट में बिहेवियर। अब पहले पर टोटल वाला ग्राफ तो हमने थोड़ा सा खैर इसको डिस्कस भी किया कि अगर यहाँ पे आपका 100 एक्टिविटी लेवल है, यहाँ पे आपका 200 एक्टिविटी लेवल है, यहाँ पे आपका जो रेंट था वो 5,000 था, यहाँ पे आपका रेंट हो गया था 9,000। मैं वो रेंट वाली एग्जांपल दे रहा हूँ जो ये मैंने लास्ट टाइम अभी डिस्कस की है, ये मल्टी कलर में जो लिखी हुई है
1 2 3 जो हमने शोरूम्स जो रेंट पे लिए थे उसी के स्टैट्स यूज कर रहा हूँ। और जैसे ही 200 से अबव हम गए तो हमारी कॉस्ट फिर बढ़ी और बढ़ने के बाद फिर 12,000 हुई। तो ये हमारा जो है कॉस्ट का बिहेवियर वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स है, उसके बाद बढ़ गई है, बढ़ने के बाद दोबारा फिर से क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो हम ऐसी कॉस्ट को कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। जैसे एक सर्टेन रेंज के अंदर कॉस्ट फिक्स के बाद जैसे ही वो रेंज क्रॉस हुई कॉस्ट बढ़ी, बढ़ने के बाद दोबारा फिर फिक्स, उसके बाद फिर बढ़ी, फिर टोटल में फिक्स। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। गॉट इट जी। अब अगर हम इसका पर यूनिट में ग्राफ ड्रॉ करें, यहां पे 100 है, यहां पे 200 है, अब यहां पर क्या है कि अब इसका जब हम पर यूनिट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में कर्व शेप में डिक्रीज होती है, लेकिन चूंकि फिर टोटल में इंक्रीज आया तो जाहिर है फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। टोटल में इंक्रीज आया था तो इसलिए पर यूनिट में इंक्रीज हुई, लेकिन इंक्रीज होने के बाद दोबारा चूंकि वो फिक्स हो गई थी तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इस तरह कर्व शेप में। उसके बाद फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीजिंग साइड पे जाना शुरू। तो हम इसको कहेंगे कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में ग्राफ, स्टेप फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में ग्राफ। अब अगर इसको न्यूमेरिकली जस्टिफाई करना हो तो ये देखें, इस रेंज के अंदर कॉस्ट टोटल में क्या है, फिक्स है, तो इसका पर यूनिट ग्राफ ये बन रहा है कर्व शेप में। फिर इस रेंज में कॉस्ट क्या है, फिक्स है, तो इस रेंज में डिक्लाइनिंग साइड पे आपका ग्राफ आ रहा है। फिर इस रेंज में कॉस्ट क्या है, फिक्स है, तो ये इसका पर यूनिट डिक्लाइनिंग साइड पे डिक्लाइनिंग रेट से आपको ग्राफ शो कर। अगर हम ये कहें कि 10 यूनिट्स पे मेरी स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी बनती है पर यूनिट, 5000 मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर 10 यूनिट्स हैं तो पर यूनिट मेरी बन गई 500, यानी कि ज्यादा है। 50 यूनिट्स पे टोटल वैल्यू 5000 ही रहेगी, क्योंकि इस रेंज में 0 से 100 तक जो कॉस्ट है वो आपकी फिक्स है, डिवाइडेड बाय 50। अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या बन रही है, 100। और 100 यूनिट्स पे आगे, स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 5000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या बन रही है, 50। लेकिन जैसे ही हम 100 क्रॉस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो कि टोटल में फिक्स थी वो 5000 फिक्स थी, लेकिन वो 5000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 9000। क्योंकि जैसे ही हम 100 क्रॉस किया तो हमारी कॉस्ट में इंक्रीज आया, इंक्रीज आके वो कितनी हो गई है, 9000। तो 110 यूनिट्स डिवाइड से अगर हम डिवाइड करें तो जी कितनी बन रही है पर यूनिट, 9000 डिवाइड बाय 110, 9000 डिवाइडेड बाय 110, ये बन जाती है 81.82।
ये अब आपने देखा है, जैसे ही 100 तक हम आए थे, 100 तक हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई थी 50, लेकिन जैसे ही हमने 100 क्रॉस किया तो हमारी कॉस्ट में इंक्रीज आया, तो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो गई, हो गई। अब 150 पे देखते हैं, अब टोटल वैल्यू तो 9000 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय 150। अब आपकी पर यूनिट वैल्यू क्या बन रही है? 9000 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज 60। अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट फिर डिक्रीज हुई है, तो अब आप देखो डिक्रीज होना शुरू हो गई है। फिर जैसे ही हम 200 तक आएंगे, ये डिक्रीज हो रही होगी। इसके बाद जैसे ही हमने 200 का फिगर क्रॉस किया, अब 210 पर आए, कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी होगी? 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 210, 57, यानी कि फिर बढ़ गई है। और इसके बाद जब हम 250 पे आएंगे, ये और डिक्रीज होगी, फिर आगे आगे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो ये मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं कि इसका पर यूनिट ग्राफ में, कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि पहले डिक्रीज हुई कर्व शेप में, फिर बढ़ी, फिर बढ़ने के बाद फिर कर्व क्यों आ रहा है डिक्रीजिंग साइड पे, फिर क्यों इंक्रीज आ रहा है, फिर क्यों कर्व आ रहा है, तो ये इसको जस्टिफाई करने के लिए ये मैंने आपको पर यूनिट ट्रीटमेंट बताया। ये पर यूनिट ट्रीटमेंट मैंने आपको इसको जस्टिफाई करने के लिए एक्सप्लेन किया। जी, इज दैट क्लियर? स्टिल एनीवन, कोई ऐसा जिसको इसमें कोई कंफ्यूजन हो स्टेप फिक्स कॉस्ट में, तो अभी पूछें। जी इजा, फवाद, हसान, अब्बास साहब, साकिब साहब, ओके हो गया। चलिए जी, मूविंग ऑन टू, ऐसा करें यहाँ पे नमाज की ब्रेक कर लें 10 मिनट्स की। Fine. 10 मिनट्स की नमाज की ब्रेक, ठीक 10 मिनट्स के बाद शुरू करेंगे। अच्छा, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट करवानी है, तो प्लीज सब लोग यहीं रहेंगे, नमाज पढ़ के जल्दी आइएगा।
आप सब लोग आ गए? यस सर। चलें, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी फाइनल जो इसकी कैटेगरी थी, दैट इज। अच्छा, एक चीज याद रखें कि अभी तक हमने जो कॉस्ट डिस्कस की हैं, या तो वो वेरिएबल है या फिर वो फिक्स है। यानी कि अभी तक जो हमने कॉस्ट डिस्कस की हैं, या तो वो कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है, या फिर वो फिक्स कॉस्ट है। यानी कि या फिर वो फिक्स की ही एक फर्दर कैटेगरी है। यानी कि अभी तक कोई कॉस्ट हमने ऐसी डिस्कस नहीं की जिसमें फिक्स और वेरिएबल का मिक्स आ रहा हो। अभी तक जो कॉस्ट हमने डिस्कस की है, या तो वो सारी की सारी वेरिएबल है या फिर वो सारी की सारी क्या है, फिक्स्ड है। तो जब हम कहते हैं सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा वेरिएबल। जैसे हम कहते हैं कि ये जो कॉलेज है ये सेमी गवर्नमेंट है। अब सेमी गवर्नमेंट का मतलब ये कि इस कॉलेज की जो ऑनरशिप है वो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ऑन करती है और कुछ हिस्सा प्राइवेट बॉडी कोई ऑन करती है। ये हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि इस हॉस्पिटल की ऑनरशिप का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास है और कुछ हिस्सा प्राइवेटली कोई पर्सन ऑन करता है, तो हम उसको कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट। और जब हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं, मिक्स्ड भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो जब हम कहेंगे सेमी वेरिएबल का मतलब है कि इस कॉस्ट का कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन। अब वो कुछ का मतलब जरूरी नहीं है कि 50-50 रेशो, ये लाजिम नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 60-40 की रेशो, यानी कि अब पहले इसको मुख्तसरन एक्सप्लेन कर दूंगा। वो ये है कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये दो चीजों का मिक्सचर है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दो चीजों का मिक्सचर है। इस कॉस्ट के अंदर कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट का है, और जाहिर है अगर कुछ पोर्शन वेरिएबल है तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है। यानी कि इस कॉस्ट का अगर कुछ हिस्सा वेरिएबल है तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो फिर फिक्स होगा। तो अब जब हम कहते हैं कि इस कॉस्ट का कुछ हिस्सा वेरिएबल है, जब हम ये बात कहते हैं ना इस कॉस्ट का कुछ पोर्शन वेरिएबल है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, तो इस अब उसमें कोई रेशियो डिफाइंड नहीं है। मतलब ये कहना कि जी 50-50 रेशियो है फिक्स और वेरिएबल की, तो वो गलत है। हो सकती है 50-50 रेशियो हो सकती है, लेकिन लाजिम नहीं कि हमेशा 50-50 होगी। कभी फिक्स और वेरिएबल की रेशियो 60-40 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, 80 और 20 भी हो सकती है, 90 और 10 भी हो सकती है, 5 और 95 भी हो सकती है। तो मुख्तसर ये है कि ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट का है और रिमेनिंग पोर्शन आपकी फिक्स कॉस्ट का है। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट वेरिएबल हो और रिमेनिंग फिक्स हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी, इज दैट क्लियर? ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है, यानी कि दोनों चीजों का मिक्सचर है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ आया जाए तो इसकी एग्जांपल्स तो कई बन सकती हैं। तो उसमें सर फहरिस्त आते हैं बिल्स। बिल कोई भी ले लें, पानी का बिल ले लें, बिजली का बिल ले लें, सुई गैस का बिल ले लें, टेलीफोन का बिल ले लें, कोई भी बिल लें, हर बिल के अंदर कुछ पोर्शन आपका फिक्स है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका वेरिएबल है। हर बिल के अंदर कुछ हिस्सा फिक्स है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वेरिएबल है। तो हम इसको कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कोई भी ऐसी कॉस्ट
कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा फिक्स है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो वेरिएबल है, उसको हम कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जिसमें जो मिक्सचर हो आपकी उसका, तो उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। अब बिल के अंदर कुछ पोर्शन नहीं, जरूरी नहीं है टैक्स, अब बस इट इज नॉट नेसेसरी कि वो टैक्स ही फिक्स होगा, ठीक है। कुछ और भी, जैसे अब मैं टेलीफोन बिल की बात कर लूं, तो टेलीफोन बिल में टेलीफोन का जब बिल आता है तो टेलीफोन बिल में एक पोर्शन होता है जी आपका लाइन रेंट का, एक पोर्शन होता है लाइन रेंट, जो कि मेरा जहां तक ख्याल है कि 200 रुपीज पर मंथ है या 250 रुपीज पर मंथ है, कुछ ऐसे ही है। और इसका एक दूसरा पार्ट है जो कॉल चार्जेस है, जैसे ₹2 पर कॉल, ₹2 पर कॉल, यानी कि अगर आप एक कॉल करेंगे तो ₹2 आपके डिडक्ट होंगे, आपको ₹2 कॉस्ट चार्ज होगी। अगर आपने एक कॉल की तो आपको ₹2 चार्ज होंगे, तो ये पर कॉल चार्ज है। अब जितनी नंबर ऑफ कॉल्स होंगी उस इंटू 2 उतना आपका कॉल चार्ज बनेगा। लेकिन अब इसमें ये जो पोर्शन है 200 पर मंथ वाला, ये फिक्स है। आप कोई एक कॉल करते हैं, आप 2 कॉल्स करते हैं, आप उसमें 100 कॉलें करते हैं, 500 कॉल्स करते हैं, 1000 कॉल्स करते हैं, ये जो लाइन रेंट वाला पार्ट है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। आप कोई कॉल नहीं करते हैं तब भी आपको 200 का बिल आ जाएगा। मैं इसको सिंपल रखकर सिंपल चीजों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसमें टैक्स वगैरह के झमेलों में भी नहीं जा रहा, वो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो आप उसमें बिजली का बिल ले लें, सुई गैस का बिल ले लें, नामों का फर्क है ऐसे ही। बिजली के बिल में भी, सुई गैस के बिल में भी कुछ पोर्शन फिक्स है जो आपको हर महीने आपके बिल में शामिल होता है। आप कभी बिल का एनालिसिस करें, 2-3 महीने के बिल निकालें और उसमें आप देखें कि एक मतलब नाम का फर्क होगा, स्टैंडिंग चार्ज, सरचार्ज या इस तरह से कोई भी नाम उसको दिया गया होगा, वो अमाउंट फिक्स होगी हर महीने के बिल में। आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें पीटीवी की फी ले लें, जो कोई भी नहीं देखता। पीटीवी की फीस 35 रुपए हर महीने के बिल में शामिल होती है, मस्जिद के बिल में भी शामिल होगी, मस्जिद के बिल में भी 35 रुपए लग के आए होते हैं। तो वो जो 35 है वो अमाउंट फिक्स है, चाहे आप पीटीवी देखें ना देखें, वो आपने पे करनी है। आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें कम करें, 35 रुपए आपको बिजली के बिल में लग के आएंगे। तो डेट इज अ फिक्स कॉस्ट। और जो बिजली के यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो आपको यूनिट रेट के हिसाब से, बिजली के यूनिट के रेट के हिसाब से जो आपको चार्ज हो रहा है वो आपका वेरिएबल पोर्शन है। बिजली के यूनिट्स के हिसाब से जो आपको चार्ज हो रहा है वो वेरिएबल पोर्शन है। आप जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उतने ज्यादा वो आपको उसका चार्ज पे करना पड़ता है, बिल आपको उतना पड़ता है। सुई गैस में भी ऐसी है, जितने यूनिट इस्तेमाल किए तो जो पर यूनिट रेट के हिसाब से आपको चार्ज हो रहा है वो वेरिएबल है, और जो उसके अंदर भी कोई ना कोई सुई गैस वाली एक फिक्स अमाउंट है जो आपको चार्ज करते हैं, ठीक है, वो हर महीने के बिल में शामिल होती है और वो फिक्स है। पानी के बिल में भी इसी तरह ही होगा, कोई भी बिल ले लें, पानी, बिजली, गैस, सुई गैस, कुछ भी, टेलीफोन, हर बिल के अंदर कुछ पोर्शन फिक्स है, और जो यूनिट्स के हिसाब से, कॉल्स के हिसाब से आपको चार्ज हो रहा है वो वेरिएबल पोर्शन है। तो इसका मतलब जितने भी बिल्स हैं वो सारे वेरिएबल है। इसी तरीके से सेल्समैन की सैलरी प्लस कमीशन, पूरी दुनिया में आप अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक किसी कंट्री में चले जाएं, हर जगह पे जहां भी सेलमैन है तो सेलमैन को जो पैकेज ऑफर किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। लाइक वो आपको कहते हैं कि जी हम आपको पैकेज पे करेंगे
25,000 हम आपको पैकेज पे करेंगे। $25,000 पर मंथ प्लस ₹50 पर यूनिट सोल्ड। अब सैलरी फिक्स है सेलमैन की, यानी कि अब इसकी पैकेज में ₹25,000 पर मंथ ये फिक्स है। ये आपने इन एनी केस आपको मिलना है, चाहे आपको यूनिट आपने कोई बेचा है या नहीं बेचा, ₹25,000 आपको इन एनी केस मिलेगा। लेकिन ये जो ₹50 हैं पर यूनिट सोल्ड, ये तब मिलेंगे जब आपको यूनिट बेचेंगे, और जितने ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे इनटू 50 उतना ज्यादा कमीशन बनेगा। ये कमीशन है। अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन वाला पार्ट वेरिएबल है, जबकि ये सैलरी वाला पार्ट इज फिक्स्ड। सैलरी वाला पार्ट इज फिक्स्ड। सैलरी आपकी फिक्स है, चाहे आपको यूनिट बेचें या ना बेचें, ये 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो ₹50 पर यूनिट जो आपको चार्ज हो रहा है वो वेरिएबल पार्ट है, जो कि कंडीशन के साथ है कि अगर आपको यूनिट बेचेंगे तो ₹50। अब जितने ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे इनटू 50 उतना ज्यादा कमीशन बनेगा। बात समझ गए? तो इसमें भी दो बातें आ गई। इसी तरीके से कार रनिंग कॉस्ट, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में भी दो किस्म की कॉस्ट है, कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। फिक्स में जैसे आप रोड टैक्स पे करते हैं, इंश्योरेंस गाड़ी की पे करते हैं, तो वो रोड टैक्स, वो इंश्योरेंस, वो आपकी फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जो फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, या ऑयल चेंज, रिपेयर कॉस्ट, वो आपकी वेरिएबल में आ जाती है। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसके दो जुज हैं, यानी कि जिसमें एट ए टाइम दो चीजें शामिल हैं, कुछ हिस्सा वेरिएबल है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा रिमेनिंग पार्ट वेरिएबल है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाए, इसके ग्राफ में, इसके ग्राफ में देखा जाए, अगेन वही बात है कि इसके भी उसी तरीके से दो बिहेवियर्स हैं, टोटल में और फिक्स में। तो फिर ज़ाहिर है कॉस्ट भी टोटल में भी आएगी और फिक्स में भी आएगी, तो ग्राफ भी दो होंगे, टोटल का भी और पर यूनिट का भी। अब मैं इसको टेलीफोन वाली एग्जांपल से समझा रहा हूं। इधर है जी आपकी नंबर ऑफ कॉल्स, और इधर जो है वो आपका कॉस्ट है। अब इसमें जो ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करते हैं, तो टोटल में जो आपका ग्राफ है वो कुछ यूं है, यानी कि इसमें जो टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। टोटल कॉस्ट की लाइन 0 से स्टार्ट नहीं होती, वो वाई एक्सिस से शुरू होती है। टोटल कॉस्ट की लाइन कहां से शुरू होती है? वाई एक्सिस से शुरू होती है। अब जब ये लाइन वाई एक्सिस
शुरू होती है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, यानी कि अगर हम इसको डॉटेड फॉर्म में मैं अगर इसको इस तरह से शो कर दूं, तो ये जो पोर्शन है ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट को प्रेजेंट करता है। ये किसको शो कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट को। ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन शो कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन। और अगर मैं यहां पर इसी में ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो अगर मैं इसमें ये एक पूरा एरिया कर दूं, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, जिसके अंदर फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। अब जो 200 है, 200 इज योर लाइन रेंट। आप कोई कॉल करें या ना करें, 200 का बिल ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट करता है। अब जितनी ज्यादा आप कॉल्स करेंगे इनटू, अब आपका बिल वहां 200 से ऑनवर्ड शुरू होगा, यानी कि जीरो से, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होता, वाई एक्सिस से शुरू होता। अब इसी तरीके से अगर हम आ जाएं इसके पर यूनिट ग्राफ में, तो इसका पर यूनिट ग्राफ कुछ यूं है। अब प्रैक्टिकली जब ड्रॉ करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इसमें थोड़ा सा स्लाइट कर्व होता है। उतना ज्यादा कर्व नहीं होता जितना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ में होता है, लेकिन इसके ग्राफ में भी कर्व होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली इन स्लाइट कर्व। लेकिन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेट लाइन स्लोप शेप में, स्ट्रेट लाइन इन स्लोप शेप। क्योंकि देखिए, अगर कर्व वाला ग्राफ वो पेपर में दे दे और वो आपसे ये डिमांड करे कि बताएं, लाइक ये वाला ग्राफ, अगर ये जो ग्रे कलर से ड्रॉ हुआ है, अगर ये वो एग्जाम में दे दे और नीचे ऑप्शन दे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की भी दे दे और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की भी दे दे, तो फिर आप कौन सी ऑप्शन मार्क करेंगे? इससे कन्फ्लिक्ट रेज होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम इसका जो पर यूनिट ग्राफ है वो इसको मानेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले को, कर्व वाले को नहीं मानेंगे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट ग्राफ है वो कर्व शेप में नहीं होता, सॉरी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, कर्व शेप में होता है, स्लाइड कर्व होता है उसमें। ओके हो गया? एक काम जो आप लोगों ने कर कर आना है वो ये है कि ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको आइडिया होगा कि आपकी इन चारों बिहेवियर्स में अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। अब इस जब आप ये एग्जाम्पल करें तो उससे पहले ये आपको चारों बिहेवियर्स क्लियर होने चाहिए, और फिर उसको अपने माइंड में रखकर आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तो दैट इज योर होमवर्क। ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है, मुझे 4 का नहीं पता, एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो भी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब आई डोंट नो कि आपके नोट्स में ये शायद एग्जाम्पल नंबर 4 होगी, मेरा ख्याल है, लेकिन कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको कही है करने के लिए। ओके हो गया जी?
कल ही आप करके आएंगे तो इंशाल्लाह कल हम पूरी इसमें जो है ना वो एफर्ट लगाएंगे कि हमारा ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये कि ये आप लोग कल करके आएंगे तो ही कुछ बन सकेगा। कल लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल काम करेंगे। सो कल जब आप लोग क्लास के लिए बैठे तो काइंडली कोई कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर्स अपने साथ रखकर बैठे। ओके जी, कल फिर इंशाल्लाह इसी टाइम पे हम लोग इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे इसी जगह से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।